प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के बारे में निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का कथन है जिन्हें हमारा संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। प्रस्तावना के निम्नलिखित शब्द संविधान के आधारभूत ढांचे क्या आधारभूत ढांचे हिस्सा है। वो कौन कौन से है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब क्या है? संविधान के आधारभूत ढांचे हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया गया। प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत की किसमें निहित है? जनता में निहित है। बेरूबारी संघ मामले में 1960, बेरूबारी मामले कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि इसके विपरीत केशवानंद भारती मामले जो 1973 में होता है, इसमें संविधान का भाग मान लिया। प्रस्तावना को उच्च न्यायालय ने संविधान का भाग मान लिया। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो एक हो जाएगा सी नंबर आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। लगभग ये चारों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2 का आंसर हो जाएगा ई नंबर। अब है तीसरा क्वेश्चन, भारत का प्रजातंत्र इससे तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 का सी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, कौन से देश में लगभग द्विदलीय टू पार्टी पद्धति है? तो वह पाकिस्तान में क्या है? द्विदलीय पद्धति है। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का अवतार है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह हीगल नाम के व्यक्ति हैं, हीगल नामक के राजनीतिक हैं, उन्हीं का यह है। राज्य पृथ्वी के ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अब है छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। दूसरा है, लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जैसे प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, प्रत्येक वोट का मूल्य कितना होता है? एक ही होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तीनों सही है। इसमें तीनों सही है। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये सही बात है। राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से, ये भी सही है। राज्य से अभिप्राय है कि किसी समाज की राजनीतिक संरचना, ये भी सही है। राज्य एक मूर्त धारणा है, नहीं, राज्य एक मूर्त धारणा नहीं है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ई नंबर, 1 और 2 दोनों। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कही जाती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अविनाशी संगठन कही जाती है। तो अविनाशी संगठन में हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था अविनाशी संगठन कही जाती है। तो 8वां का हो जाएगा बी नंबर। फिर वही क्वेश्चन है 9वां नंबर, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, यहाँ पे क्या है? विनाशी संगठन कही जाने वाली व्यवस्था है। तो वो हो जाएगा परिसंघात्मक। इसमें हो जाएगा परिसंघात्मक व्यवस्था अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। क्या है? विनाशी संगठन है। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर है। किस पर? संघ की इच्छा पर निर्भर है। तो एकात्मक व्यवस्था में संघ की इच्छा पर निर्भर होता है।
अब है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है? तो पहला है विशेषज्ञों की भूमिका शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का प्रभावी ढंग से पाया जाना, और उस त्वरित निर्णय की क्षमता, और है दैनिक उत्तरदायित्व। तो इसमें पूछा है गुण नहीं है, तो गुण नहीं है, दैनिक उत्तरदायित्व की यह गुण नहीं है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? तो राष्ट्रपति वास्तविक के राज्याध्यक्ष होता है, यह राष्ट्रपति वास्तविक नहीं होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति जब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पीएम राष्ट्र का वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, तो ये गलत है, ये इसका गुण नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो इनमें से चारों अनिवार्य तत्व हैं। इनमें से जनसंख्या भी होना चाहिए, सरकार भी होना चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए और भूभाग भी होना चाहिए। 1, 2 और 3, ये चारों होना चाहिए इसका आंसर ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3, 4। भारत में लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? बहुदलीय लोकतंत्र है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन का कथन अब्राहम लिंकन का है। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट यह कानून ऐतिहासिक नहीं था, 1955 का। बाकी ये सब रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश काल में ही आया था। चार्टर एक्ट ये भी ब्रिटिश काल में आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी ब्रिटिश काल में आया था, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। ये 1955 नहीं है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा? बड़े देशों के लिए आदर्श यह सही नहीं है। त्वरित निर्णय भी होगा, लचीलापन भी होगा, और कानून की एकरूपता। 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब है 19 नंबर, 18 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 330 में। अनुसूचित जातियों का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में। अब है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति है संविधान की। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य इसमें से कोई नहीं था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये राष्ट्रपति बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22 अब है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबल नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टीवर्ट क्रिप्स थे, और एबी अलेक्जेंडर थे। इसका ट्रिक पहले पढ़े हैं लोग। काल के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, और एल से हो जाएगा लॉरेंस। अब है 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है 24 नंबर क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्यों किया गया? संविधान को जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 24 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब है 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। तो इसका 25 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। बाकी सब
स्टेट राज्य सूची में रखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू और कश्मीर से है। इसका संबंध किससे है? जम्मू और कश्मीर से है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान रखा जाता है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 यह प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 350 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 395 होना चाहिए। 395 अनुच्छेद हैं, लगभग 395 अनुच्छेद हैं। अब होगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को ग्रहण किया गया था। अब है 35 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच की क्रांति से ली गई है। फ्रेंच की क्रांति से इसे लिया गया है। अब है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 36 का हो जाएगा 343 में हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद शामिल है? तो 444 धाराएं शामिल है। 444 धाराएं लगभग हैं। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम का विचार कनाडा से लिया गया है। अब है 39 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है, सूची 1 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। बी का हो जाएगा 4 नंबर, संयुक्त राज्य केंद्र को अमेरिका से लिया गया। अब है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया, इसको कनाडा से लिया गया। और भारत राज्यों का संघ जिसमें अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। अब है 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव, BN राव, इनको फुल शॉर्ट नाम बोला जाता है BN राव, पूरा नाम हो गया वेनेगल नरसिंह राव। अब है 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो यह खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है 43 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। अब है 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। और कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है?
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी नंबर, आयरलैंड। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चयन कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार। 49 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 का 4 हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड आयरिश संविधान से लिया गया है। अब संसदीय सरकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय सरकार ऑस्ट्रेलिया से, और केंद्र राज्य के संबंध में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब है 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो कब किया गया था यह हस्ताक्षर? 1949 में हस्ताक्षर किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से संचालन समिति के.एम. मुंशी, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ये संघीय समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। और 53 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिल्ली या आरे होते हैं? तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी होती है? 24 तिल्लियाँ होती हैं। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? किस तिथि को संविधान पर अध्यक्ष तथा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अध्यक्ष तथा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब है 57 नंबर क्वेश्चन, सही युग में सुमेलित करें। सही युग में सुमेलित करना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए का होगा 1। अखिल भारतीय सभाएं अनुच्छेद 312 में सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 ये भी सही है। निर्वाचन आयोग अधिकार पत्र 324 में निर्वाचन है, ये भी सही है। ये चारों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 25 का डी हो जाएगा। अब है 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, ये चारों शब्दों को क्रम से सजाना है। तो इसका सही रहेगा ए नंबर। पहला हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा प्रजातांत्रिक। तो पहला सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो यह कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। इसका एक के सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो इसका सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सही है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर।
अब है 63 नंबर क्वेश्चन। 63, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोगों के सबसे होती है। हम भारत के लोग सबसे होती है। तो बस 63 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। अब है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है। अब है 65 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था। अब है 66 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को पहले नहीं जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब है 67 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यह सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करता है और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये दोनों सही है। बाकी उद्देशिका उससे स्रोत से इंगित करती है जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये गलत है। उद्देशिका उससे स्रोत को नहीं बताती है। अब है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रीय झंडा में चक्र लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय झंडा में चक्र कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947 को यह स्वीकृति मिली थी। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगता है। इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड लगता है। इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसको गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड लगता है। अब है 73 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। इसके अनुसार साल का प्रथम मास चैत्र होता है। इसको अपनाया गया था। इसको कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 में इसको अपनाया गया था। अब है बीपीएससी का क्वेश्चन। बीपीएससी मेंस में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बहुदलीय प्रणाली द्विगठबंधनात्मक व्यवस्थाएं की ओर बढ़ रही है, ना कि द्विदलीय व्यवस्था की ओर। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन बेहतरीन है? अपने उत्तर के पक्ष में प्रमाण दें। चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? जनता और शासन संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकारों की विवेचना करें। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने शासन की बहुदलीय प्रणाली को अपनाया, इसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करें। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के संविधान में कौन सी समानताएं दिखाई देती है? स्पष्ट कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन और औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित संविधान के दर्शन को स्पष्ट करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है?
अब है लेसन नंबर 22। लेसन नंबर 22 भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची। भारतीय संविधान के संविधान के भाग, पहला भाग में क्या है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 खत्म हो गया। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता सिटीजनशिप की चर्चा है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 में कितना अनुच्छेद है? 12 से 35 मौलिक अधिकार की चर्चा है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 कितना से? अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी यह कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 से 151 तक है और इसमें संघ की चर्चा है, द यूनियन। उसके बाद है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में है और इसमें राज्य की चर्चा है। भाग 7 में क्या है? संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में इसे खत्म कर दिया गया था। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, द स्टेट इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड। अब है भाग 8 में क्या है? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक है। संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरी, द यूनियन संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 9 अनुच्छेद 243 1 से लेकर 243 15 तक है, जिसमें पंचायत की चर्चा है। संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। भाग 9 का अनुच्छेद 243 16 से लेकर अनुच्छेद 243 33 तक है। नगर पालिकाएं, द म्युनिसिपल पार्टी संविधान के 74वें संविधान, कौन सा? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। अब है भाग 9 का ख, इसमें अनुच्छेद 243 से 33 से लेकर 243 46 तक पढ़ना है। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी की चर्चा है। संविधान संशोधन के अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक पढ़ना है। अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263। भाग 11 में कितना है? अनुच्छेद 245 से 263 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। भाग 12 में कितना है? अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक है। वित्त संपत्ति समुदाय व वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 में पढ़ना है। अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 में पढ़ना है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की चर्चा है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक इसमें चर्चा है। भाग 14 में 308 से 323 तक संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। अब है भाग 14 का क, इसमें अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख तक पढ़ना है। अधिकरण, इसमें क्या है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित मतलब इसे जोड़ा गया था। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में इसमें निर्वाचन की चर्चा, इलेक्शन। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें राजभाषा की चर्चा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें चर्चा है, आपात उपबंध, इमरजेंसी, आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इमरजेंसी प्रोविजन।
इमरजेंसी प्रोविजन किसमें है? भाग 18 में। अब है भाग 19, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 19 में कितना है? अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक प्रकीर्णन मिसलेनियस के बारे में है। अब है भाग 20, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 21, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में पढ़ना है। टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। भाग 22 लास्ट भाग है, अनुच्छेद 393 से 395 तक पढ़ना है। संविधान का संक्षिप्त नाम पढ़ना है। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। संविधान की अनुसूची। अब है संविधान की अनुसूची। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 है। प्रथम अनुसूची में किसकी चर्चा है? इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा है। इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन की भत्ता की चर्चा है। इसमें वेतन भत्ते की चर्चा है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये प्रतिमाह। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपये प्रतिमाह। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति का 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2.8 लाख प्रतिमाह। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC के अध्यक्ष, RBI के गवर्नर 2.5 लाख रुपये इनको तनख्वाह दिया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, UPSC के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग, RBI का डिप्टी गवर्नर, इनका सैलरी कितना है? 2.25 लाख मंथली। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार की पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। नोट, इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। अब है चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। किसमें? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अब है छठी अनुसूची। इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में शक्ति का विभाजन की चर्चा है। इस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की भी चर्चा है। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है तथा समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब है शक्ति का विभाजन। संघ सूची 1935, यूनियन लिस्ट, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? सेना। संघ सूची में सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना, ये सारी विषय संघ सूची में आते हैं। और मूल विषय कितने हैं? 97। और वर्तमान में कितना विषय है? 100 विषय इसमें शामिल है। और मूल रूप से कितना रखा गया था? 97। अब है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थयात्रा, हॉस्पिटल, ये सब सारी चीज़ें, ये विषय किसमें है? राज्य सूची में है। और मूल रूप से कितने विषय रखे गए थे? 66 विषय। अभी वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय अभी राज्य सूची में सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना, ये सब सारी विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। और मूल विषय कितने थे? 47 से अभी वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। अब है नोट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहला है शिक्षा। पहले शिक्षा राज्य सूची में था। जनसंख्या नियंत्रण भी राज्य सूची में था। मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन, ये 5 सूची राज्य सूची में थे, लेकिन अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं? इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। अब है 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। प्रारंभ में इसमें कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। किंतु वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है।
21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। नवी अनुसूची अब है नवी अनुसूची। इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया था? प्रथम संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया था। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। अब है 10वीं अनुसूची। इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें दल बदल की चर्चा है। इसमें मंत्रियों के दल बदल के बारे में चर्चा है, पीछे पड़ चुके हैं लोग। 11वीं अनुसूची में इसे 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। 12वीं अनुसूची में इसे 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें क्या है? नगर पालिका की चर्चा है। अब है राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय पानी पीने योग्य पदार्थ चाय। भारत का राष्ट्रीय पेय मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ, तो चाय है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष को ही वट वृक्ष बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर शक संवत को भारत के द्वारा अपनाया गया शक संवत कैलेंडर को। भारत का राष्ट्रीय शपथ भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। अब है लेसन नंबर 23। इसको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यह सिर्फ अनुच्छेद है। अनुच्छेद के बारे में इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक ही वीडियो में एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक खत्म हो जाएगा। अब है लेसन नंबर 24 पॉलिटी का यह लास्ट टॉपिक है और लेसन भी लास्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसका टॉपिक है पहली दुनिया अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं। पहली दुनिया किसको कहते हैं? अमेरिका और उसके सहयोगी देश, अमेरिका को जो सपोर्ट करते हैं देश, उसे पहली दुनिया कहते हैं। दूसरी दुनिया रूस तथा उसके सहयोगी देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं। जो रूस को जो सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे, उसे दूसरी दुनिया कहते हैं। तीसरी दुनिया वैसे विकासशील देश जो किसी भी गुट में नहीं गए, उसे तीसरी दुनिया या दक्षिण दुनिया कहते हैं। उसमें भारत शामिल था। जैसे भारत। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध पूर्णतः 1919 के वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया। यह लीग ऑफ नेशन उस समय विश्व से मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ा भूमिका निभाई थी। यह लीग ऑफ नेशन उस समय विश्व में मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में तथा सभी कार्यालय भी जिनेवा में थे। जिस देश को उसका सदस्य बनना था, उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी। इसका संस्थापक के अमेरिका खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका। इसका संस्थापक अमेरिका था और खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका। इससे संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका। लीग ने उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया।
अब उसके बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ बना। लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना तथा सभी देशों में आपसी समन्वय स्थापित करना था। यूएनओ के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित थी। यूएनओ के पास अपने सदस्य देशों के साथ अपनी सेना उपस्थित थी जो उसे शक्ति प्रदान करती थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। यूएनओ की स्थापना कहाँ गई थी? कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका स्थापना का मुख्य श्रेय रूजवेल्ट यूएसए, चर्चिल ब्रिटेन, स्टालिन रूस, जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस को जाता है। ये सब राष्ट्रपति हैं। रूजवेल्ट उस समय कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति। चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के राष्ट्रपति। स्टालिन रूस के राष्ट्रपति थे। जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। यूएनओ के 6 अंग। यूएनओ के 6 अंग। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। पहला है न्यास। पहला क्या है? न्यास, ट्रस्ट। यह यूएनओ के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है। यह क्या कराता है? धन उपलब्ध कराता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी। इसे शॉर्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम क्या है? आईसीजे। आईसीजे यह नीदरलैंड के शहर हेग में है। यह कहाँ पे है? हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं। इसके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलबीर भंडारी इसमें कार्यरत हैं। भारतीय जज कौन? दलबीर भंडारी इसमें कार्यरत हैं। नरेंद्र सिंह दत्त। नरेंद्र सिंह दत्त पहले ऐसे भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुंचे थे। इस न्यायालय में पहले जज कौन थे जो इसमें पहुंचे थे? नरेंद्र सिंह दत्त थे। तीसरा उसका भाग है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। यूएनओ के सभी कार्य सचिवालय के अधीन आता है। महासचिव इससे सचिवालय पर निगरानी रखता है। कौन रखता है? महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव हैं। कौन अभी वर्तमान में महासचिव है इसके? एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं। नॉर्वे के ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। इसके पहले महासचिव कौन थे? नॉर्वे के ट्रिगवेली। घाना के कॉफी अन्ना, ये कॉफी अन्ना क्या है? आदमी का नाम है कॉफी अन्ना। तथा दक्षिणी कोरिया के वान की मून, ये भी आदमी का ही नाम है, वान की मून 2 बार सचिव रहे हैं। ये 2 बार सचिव रहे थे। कॉफी अन्ना घाना के और दक्षिण कोरिया के वान की मून 2 बार सचिव रह चुके हैं। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चौथा भाग है महासभा, जनरल असेंबली। यह यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है। महासभा सबसे बड़ा यूएनओ का भाग है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य हैं। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। प्रत्येक वर्ष किस माह में बुलाया जाता है? तो सितंबर माह में बुलाया जाता है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 193 देश है। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य जो बना है। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य बना है जो 2011 में जुड़ा था। महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। पहली महिला इसके अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। किसी नए देश को यूएनओ के अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है। किससे अनुमति लेनी होती है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद 5वां भाग है इसका। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद यह पूरे विश्व में कल्याणकारी कार्य को करता है। इसके कई अंग है। इसके भी कई अंग है। सामाजिक एवं आर्थिक के परिषद के भी कई अंग हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका शॉर्ट नाम आईएलओ। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, इसका शॉर्ट नेम यूनिसेफ, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विभाग WMO
इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण WMO, इसकी भी स्थापना 1957 में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया, वियना की राजधानी का ऑस्ट्रिया की राजधानी का है वियना में इसका मुख्यालय है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय का है लंदन में स्थित है। 11वां है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में है। 12वां है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। 13वां है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और बॉश, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC, इसका स्थापना 2006 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। यह क्या देता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। सुरक्षा परिषद, अब है लास्ट, इसमें 6 होना चाहिए। लास्ट सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इसका दायित्व पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य हैं, अर्थात इसमें कुल 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी कार्यकाल का सदस्य कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए। भारत हमेशा इसका अस्थायी सदस्य बनता है। अस्थायी सदस्य आजीवन रहते हैं। अस्थायी सदस्य क्या रहते हैं? आजीवन रहते हैं। इन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है जिसे वीटो कहते हैं। इस वीटो के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 5 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 5 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। ये 5 देश निम्नलिखित हैं। ये 5 देश निम्नलिखित है: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अब है भारत को वीटो ना मिलने का कारण। भारत को वीटो ना मिलने का कारण यानी कि अस्थायी सदस्य ना बनने का कारण, भारत यूएनओ में दिया जाने वाला बजट बहुत कम है। भारत का यूएनओ में दिया जाने वाला बजट बहुत कम है। कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। तीसरा कारण है भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखा है। CTBT जो देश हस्ताक्षर कर देता है उसे परमाणु बम नहीं रखने दिया जाता है। सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं है। सभी वीटो सदस्य, इसमें सबसे पहले है चाइना जो भारत के पक्ष में नहीं है। भारत में वीटो मिलने के कारण भारत का बजट भले ही कम है, किंतु भारत यूएनओ को बड़ी संख्या में दवाइयाँ तथा सेना उपलब्ध कराता है। दूसरा कारण है यूएनओ के डिक्सन आयोग का कहना है कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अतः यूएनओ को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है भारत भले CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे हुए हैं, किंतु भारत की नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, अतः भारत अपना परमाणु बम सुरक्षा के उद्देश्य से रखा है। चौथा कारण है भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य क्योंकि भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। पांचवा कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। छठा कारण भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। भारत के अस्थायी सदस्य में सबसे बड़ी बाधा चाइना बनता है। भारत के अस्थायी सदस्य में सबसे बड़ी बाधा कौन बनता है? चाइना बनता है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा, लैंग्वेज ऑफ यूएनओ की मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं। यूएनओ में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6 भाषाएं बोली जाती है। पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा अरबी, चौथा स्पेनिश, रशियन और छठा रशियन। चाइनीज में मंडारिन। चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी तथा फ्रेंच यूएनओ की कर्मचारी भाषाएं। अंग्रेजी तथा फ्रेंच यूएनओ की कर्मचारी भाषाएं। सबसे नवीन भाषा अरबी है। G4 यह 4 देशों का संगठन है। G4 के बारे में पढ़ना है अब। यह 4 देशों का संगठन है जो संयुक्त रूप से अस्थायी सदस्य वीटो की मांग करते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान। ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान G4 में है। जर्मनी का विरोधी रूस है। जर्मनी का विरोधी कौन है? रूस है। जापान का कट्टर विरोधहीन चीन है। चीन भारत का विरोधी है। चीन भारत का भी विरोधी है।
ब्राज़ील का विरोध करने वाला इस ग्रुप में कोई नहीं है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील आता है। कहाँ से आता है? दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील आता है और उसे महाद्वीप में किसी के पास वीटो नहीं है, किसी के पास भी वीटो नहीं है। अब है G7 इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह 7 विकसित देशों का एक संगठन है। कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसमें कितने देश हैं? G7 में 7 देश और 7वां देश है जापान। पहले इसमें रूस भी आता था, तब इसका नाम G8 था। अब है G20 इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यहाँ 20 देशों के केंद्रीय बैंकों का गवर्नर का बैठक होता है। यहाँ 20 देशों के केंद्रीय बैंकों का गवर्नर का बैठक होता है। अब है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास था वे ही परमाणु बम रख सकते हैं, बाकी के देश नहीं रख सकते हैं। NPT के अनुसार अमेरिका, UK, फ्रांस, रसिया, चीन यही परमाणु संपन्न देश हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह 48 देशों का एक संगठन है जिसके पास यूरेनियम का प्रचुर भंडार है। यह शांतिपूर्ण कार्य बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराता है। यह उन्हें ही यूरेनियम देता है जो NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे ही यह यूरेनियम बेच सकता है। भारत इसका सदस्य बनना चाहता है ताकि ये यूरेनियम ले सके, किंतु चीन भारत का विरोध करता है। जब तक NSG के 48 सदस्य सर्वसम्मति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं देते, तब तक उसे NSG का सदस्य नहीं बनाया जाता है। CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। यह संधि जल, थल तथा वायु में नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाता है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत भूमिगत अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया था। भारत परमाणु परीक्षण पर कैसे किया था? अंडरग्राउंड, भूमिगत किया था। नोट, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। यह परीक्षण पूर्णतः सफल नहीं था, यह परीक्षण असफल हो गया था। अब था दूसरा, 11 तथा 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम शक्ति 98 था। यह पूर्णतः सफल था। भारत ने अपना परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ से किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। अब है वासेनार अरेंजमेंट वासेनार, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। यह परमाणु हथियारों के उत्पादन, प्रशासन तथा रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण रखता है। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह मिसाइलों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है। भारत इसका नवीनतम 35वां सदस्य बन गया है। इसके सदस्य देश ही 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। चाइना इसका सदस्य नहीं है, जिस कारण वह लंबी दूरी की मिसाइलें की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। चाइना यदि MTCR की सदस्य बनना चाहता है तो उसे भी 35 देशों की सर्वसम्मति से प्रवेश करना होगा, जिसमें भारत उसका विरोध कर देगा। अब है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। यह एक सैनिक संगठन है। यह क्या है? एक सैनिक संगठन है जिसमें 30 देश आते हैं। तीसवा देश उत्तरी मैसेडोनिया है। तीसवा देश कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। कोई भी देश यदि इन पर हमला करता है तो ये सभी उन पर आक्रमण करते हैं। भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं है। यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। यह यूरोप के 28 देशों का एक संगठन है। इन 28 देशों की एक कॉमन विदेशी तथा आर्थिक नीति है। इन 28 में से 19 देशों की एक मुद्रा है जिसे यूरो करेंसी कहते हैं। 28 में से 19 देशों की एक मुद्रा है जिसे क्या कहते हैं? यूरो करेंसी। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह 10 देशों का संगठन है। यह कितने देशों का संगठन है? 10 देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यह 8 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। यह एक आर्थिक संगठन है। यह क्या है? आर्थिक संगठन है। अब है IBSA। IBSA इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसमें 3 देश आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आर्थिक संगठन, यह क्या है? आर्थिक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। यह 5 देशों का एक आर्थिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों ने अपना बैंक बनाया है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कहते हैं। ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है? NDB। NDB की स्थापना 2014 में शंघाई में की गई थी। NDB की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। शंघाई कहाँ है? चीन में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। ये भी चाइना में है, बीजिंग। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB एशियन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1966 में मनीला में की गई थी। WB वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में वाशिंगटन DC में की गई। यह विकास के लिए ऋण देता है। यह किसके लिए ऋण देता है? विकास के लिए ऋण देता है। उसके बाद है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में की गई थी। यह भुगतान संतुलन के लिए ऋण देता है। अब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। यह संगठन चाइना को ट्रेड में घेराबंदी का कार्य करता है। अब है लेमुआ, LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हुआ था। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेवल और एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं। नेवल का मतलब हो गया जल सेना, और एयरबेस का हो गया वायुसेना। इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के नेवल और एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं, यानी नेवी का जो भी पोत होता है और एयरबेस जो हवाई अड्डे होते हैं। यह समझौता भारत एवं अमेरिका सेनाओं के एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मुख्य रूप से 4 क्षेत्र जैसे पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधा प्रदान करता है। लेमुआ की सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय नौसेना है। लेमुआ की सबसे बड़ी लाभार्थी कौन है? भारतीय नौसेना, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज़्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान और अभ्यास करती है। अब है कॉमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह संधि भारत और अमेरिका के बीच 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। यह भारत और अमेरिका के प्रमुख सूचना संधि है। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योर डाटा लिंक, भारत और अमेरिका रियल टाइम में एक दूसरे के डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब है जिनेवा संधि, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। जिनेवा कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी 1958, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। देश की तट से 12 नॉट का मतलब नॉटिकल मील तक सैन्य कार्यवाही तथा 200 नॉट तक आर्थिक क्रिया पर संबंधित देश का अधिकार होगा। दूसरा है जिनेवा कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, किसी भी देश के राजदूत को गिरफ्तार करना, यह मुकदमा किसी अन्य देश में नहीं हो सकता है। किसी भी देश के राजदूत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और उसका मुकदमा किसी भी देश में नहीं चलाया जा सकता है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। यह मामला किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है, इंटरनेशनल कोर्ट का। जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1970 में हुआ था। जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1970 में होता। परमाणु बल का प्रयोग आम जनता तथा पर्यावरण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। परमाणु बल का प्रयोग आम जनता तथा पर्यावरण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अस्मरणीय तथ्य, अब है अस्मरणीय तथ्य।
तीस्ता नदी 414 किलोमीटर लंबी है। तीस्ता नदी कितना किलोमीटर लंबी है? 414 किलोमीटर लंबी है तथा भारत में यह पश्चिम बंगाल या सिक्किम से होकर गुजरती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ रानीखोला, रांगपो, टिकुटू तथा रंगीत है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से? रानीखोला, रांगपो, टिकुटू तथा रंगीत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में विजयलक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में पहली भारतीय महिला कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्तमान में चार बाजार हॉट संचालित हो रहे हैं, जिसमें कालीचर एवं बलाट मेघालय में तथा श्रीनगर एवं कमला सागर त्रिपुरा में अवस्थित हैं। मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नंबर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कितने नंबर? 14 नंबर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव हिंद महासागर में 1192 प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव क्या है? हिंद महासागर में 1192 प्रवाल द्वीपों का समूह है जो 90,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता है? जल समझौता, सिंधु नदी का जल समझौता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित है। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य संख्या 193 है। वर्तमान में यूएनओ की सदस्य की संख्या 193 है तथा इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की नींव रखी गई। इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की संतान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की संतान कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नवंबर 1989 को बना। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है तथा 21 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। सार्क 8 दिसंबर 1985 को स्थापित हुआ। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ब्रिक्स 2008 में औपचारिक रूप में ग्रहण कर पाया। वर्ष 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। सार्क की स्थापना का श्रेय बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान को दिया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की स्थापना जुलाई 2014 में हुई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में। शंघाई कहाँ है? चीन में है तथा इसके पहले अध्यक्ष केबी कामत जो भारत के थे। जून 2017 में मोंटेनिग्रो नाटो का 29वां सदस्य बना। मोंटेनिग्रो 29वां सदस्य बना था। मोंटेनिग्रो देश का नाम है जो नाटो का 29वां सदस्य बना था। नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुई थी और 2023 में कहाँ हुआ था? G20 भारत में हुआ था। संघाई सहयोग SCO की स्थापना 2001 में हुई। हाल ही में 23 और 24 जून 2017 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान को एक साथ इसकी सदस्यता प्राप्त हुई। अक्टूबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता त्यागने की घोषणा की। टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएन वीमेन द्वारा जारी की गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातांत्रिकरण की मांग मुख्यतः सुरक्षा परिषद के सुधार से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को देशज भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की गई थी। अब है दूसरा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है तथा इसका सदस्य संख्या 193 है। यह संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण घटक है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थल जारी करता है। भारत के 38 स्थान इस सूची में शामिल है। ये 38 से अभी वर्तमान में बदल गया है क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। UNDP ये शायद 42 से ज़्यादा है, ये 38 से नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा, लगभग 42। UNDP वर्ष 1965 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNDP प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी करता है। HDR मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई? तो UN वीमेन के द्वारा जारी की गई है। UNA वुमेन के द्वारा जारी की गई है। पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह देशीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। किसको देशीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है? दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है तीसरा क्वेश्चन। जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना था? कौन सा देश 29वां सदस्य बना था? मोंटीनिग्रो 29वां सदस्य बना था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की संख्या कितनी थी? तो वह संख्या 14 थी। वह संख्या कितनी थी? 14 थी। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब है छठा नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित ही पहले भारतीय महिला थी ये। और सातवां नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठन आसियान का क्षेत्र है तो इसका क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में इसका क्षेत्र है। आठवां नंबर सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 9 नंबर क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया है। जून 1968 में इसे स्वीकार किया गया है। 9 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन। 2017 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? 2017 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज दलबीर सिंह भंडारी को चुना गया था। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अब है मेंस का क्वेश्चन। BPSC मेंस में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न। वर्तमान में सार्क के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? सार्क के चुनौतियों के बारे में वर्णन करना है। भारत एवं आसियान देशों के मध्य सहयोग महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए।